हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो कि कोर्स है बीएड पार्ट 2 का, और इसके यूनिट 5 जिसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए। स्टैटिस्टिक्स जो कि स्टैटा और स्टैटिक शब्द से बना हुआ है। स्टैटा और स्टैटिक शब्द से बने होने के कारण ये हमें बताता है कि स्टैटिस्टिक जो है ये कहाँ से आया है और इसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग बहुत सारी बातों से ये जान चुके हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स जो है ये आंकड़ों के रखरखाव और उसके हिसाब किताब, बहुत सारे आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, एक जगह इकट्ठा करना और उसका एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना, उसके बारे में जानना। जिस चीज़ के लिए भी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और वहाँ से जो डाटा आता है और डाटा को उसको एक्सप्लेन करके जब हम उस डाटा के बारे में उसका एनालिसिस करना, ये सब देखते हैं तो ये स्टैटिस्टिक्स के ही भाग में आ जाता है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये सारा प्रोसीजर जो है स्टैटिस्टिक्स के अंदर में आ जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्टैटिस्टिक्स का जो है काम के आधार पे हम लोग उसको देखते हैं और डाटा के आधार पे देखते हैं। काम के आधार पे जब हम उसको देखते हैं या फिर कह सकते हैं कि बेसिस ऑफ फंक्शन के बेस्ड पे हम उसको देखते हैं, तो सांख्यिकी का कुछ अपना एक निश्चित काम है और वो उसका काम जो है उसके नेचर के आधार पे किया गया है। और ये इसका नेचर ये बता रहा है कि जो काम है उसको कुल 4 तरह से देखा गया है। जैसे सांख्यिकी जो है वो वर्णनात्मक सांख्यिकी है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स, सहसंबंध सांख्यिकी, तीसरा इन्फ्रेंशियल सांख्यिकी, अनुमानिक सांख्यिकी, और चौथा इंडक्टिव सांख्यिकी, आगमनात्मक सांख्यिकी। डिस्क्रिप्टिव सांख्यिकी जो है उस सांख्यिकी को कहते हैं जब हम केवल हमारे पास जो भी डाटा आता है न्यूमेरिकल वे में आता है, न्यूमेरिकल व्यू में आता है, उस डाटा को जब एक्सप्लेन करके काम किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि उस डाटा को जब एक्सप्लेन किया जाता है तो वो डाटा उस तरह के सांख्यिकी को वर्णनात्मक सांख्यिकी कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी डाटा आया है और वो डाटा को एक्सप्लेन या उसको कह सकते हैं कि उसको टर्म एंड कंडीशन के साथ लगा देने के बाद जो डाटा आता है वो डाटा हमें उस जगह के प्रोसीजर के बारे में या कह सकते हैं कि वो कंडीशन के बारे में बताता है कि वो डाटा किस लिए है और वो क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरह के डाटा को डिस्क्रिप्टिव डाटा कहते हैं या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब दूसरी बात आती है सहसंबंध सांख्यिकी की, कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स। ये जो कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक है वो हमारे पास जो भी डाटा कलेक्ट होते हैं वो एक दूसरे से सहसंबंध या कोरिलेट किए हुए बताते हैं। यहाँ पे जो कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स है, सहसंबंध स्टैटिस्टिक्स है, वो सभी स्टैटिस्टिक्स का जो कार्य प्रणाली है उसके सहसंबंध पे स्थापित है, या फिर कह सकते हैं कि उसमें सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो भी स्टैटिस्टिक्स है अगर हम देखें तो ये 2 निरीक्षणों पे आधारित आंकड़ों के संबंधों को बताता हुआ दिखाई पड़ता है, तो इसलिए इसे कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स कहा गया है। तीसरा है अनुमानिक सांख्यिकी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे जो सांख्यिकी है इसका मुख्य काम जो है
वो जनसंख्या के संबंध में अनुमान लगाना है। इसमें जो हमारे पास आंकड़े आते हैं, जो हमारे पास जो आंकड़े आए हैं, वो आंकड़े जिस आधार पे हैं उसका अनुमान लगाने की क्रिया को या फिर उसके अनुमान लगाने की प्रोसीजर को यहाँ अनुमानिक सांख्यिकी कहा गया है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास जितने भी नंबर आए हैं, या फिर कह सकते हैं कि जनसंख्या के आधार पे जितने भी डाटा आए हैं, उसके आधार पे आगे की बातों का अनुमान लगाने को हम लोग यहाँ पे अनुमानिक सांख्यिकी कह रहे हैं। यहाँ जो भी सांख्यिकी है, जिस तरह से काम किया हुआ है, वो सांख्यिकी कहाँ और किस तरह से काम कर रहा है, इस बात को दिखा रहा है। यहाँ पे जो जनसंख्या है, जनसंख्या के बारे में जब हम अनुमान लगा रहे हैं, तो जनसंख्या के लिए जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, उसमें ये देखा जा रहा है कि जो भी सैंपल के द्वारा जनसंख्या का हम आंकड़ा लगाए हैं, या फिर जिस सैंपल को लेकर के उस सैंपल के जगह का आंकड़ा लगाए हैं, अनुमान लगाए हैं, वो अनुमान पूरे जनसंख्या का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो अनुमानिक सांख्यिकी है, वो सैंपल के संख्या के आधार पे या सैंपल के आधार पे जनसंख्या के संबंध में अनुमान लगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जनसंख्या जो है, जिस तरह से अनुमान लगा रहा है, ये बेस्ड होता है सैंपल पे। इसलिए बहुत बार इस अनुमानिक सांख्यिकी को, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स भी कहा गया है। चौथा है इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स, आगमनात्मक सांख्यिकी। इस सांख्यिकी में जो आगमनात्मक सांख्यिकी है, ये छोटी छोटी घटनाओं के आधार पे सामान्य अनुमान लगाता है। छोटी छोटी घटनाओं के आधार पे, मतलब छोटी छोटी बातों के आधार पे सामान्य अनुमान लगा रहा है कि किस तरह से कंडीशन इसकी चल रही है। जैसे बारिश के दिनों में लोग छोटे छोटे तरीके से बीमार होते हैं, बुखार आता है, या फिर सर्दी खांसी हो जाती है, आँखों में लाल रंग आ जाते हैं। ये सारी बातें जब बारिश के दिनों में सामान्य तौर पे देखने को मिलते हैं, तो ये संबंध हम उसका लगाते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि बारिश के दिनों में हाइजीनिक का ध्यान नहीं रखा गया है, जिसके कारण शरीर में या वातावरण में ये बदलाव आ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को लेकर के जो संबंध स्थापित करके अनुमान लगाने की बात हो रही है, तो इसको अनुमानिक सांख्यिकी कहा जा रहा है। यहाँ पे सांख्यिकी में अगर हम देखें तो जितने अभी तक हम लोगों ने देखा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स और इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो ये सारी बातें जो हैं वो कार्य के आधार पे हैं। अब अगर हम देखें कि जो हमारे पास डाटा इकट्ठे होते हैं, उसके आधार पे किस तरह से स्टैटिस्टिक्स चलती है, तो ये दो तरह के स्टैटिस्टिक्स डाटा के आधार पे, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे होता है। एक होता है प्राचलिक सांख्यिकी और दूसरा होता है अप्राचलिक सांख्यिकी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स हम तब कहते हैं जब हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स है, वो उसके आंकड़े जो हमारे पास आ रहे हैं, वो रैंडमली आ रहे हैं। रैंडमली कहने का मतलब है कि जो भी आंकड़े आ रहे हैं हमारे पास, वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो जो रैंडमली आंकड़े हैं, रैंडमली आंकड़ों में किस तरह से वो डाटा चल रहे हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि किस तरह से वो डाटा हमारे पास अपने आप, बिना चूज़ किए, बिना सेलेक्ट किए हमारे पास वो डाटा आ रहे हैं। इस डाटा से, जो हमारे इस तरह के डाटा से हमें जो
नंबर मिलते हैं और उस नंबरों का जब हम एनालिसिस करते हैं तो इस तरह के स्टैटिस्टिक्स को हम लोग पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स जब हम किसी भी तरह से हमारे पास नंबर आ रहा हो जिसमें कि हम उसको सेलेक्ट करके ला रहे हैं या फिर हम जानबूझ करके जगह को निर्धारित करके कर रहे हैं और हमारे पास नंबर आ रहा है, तो इस तरह के नंबर को हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो ये दोनों का जो संबंध है, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों जो है पॉपुलेशन और सैंपल पे बेस्ड स्टैटिस्टिक्स होता है। थोड़ी सी बात पे हम देख लेते हैं कि सैंपल और पॉपुलेशन किसको कहते हैं। जब हम किसी प्रयोग को करने जा रहे हैं, किसी निरीक्षण को करने जा रहे हैं, तो उस निरीक्षण के लिए मान लिया जाए अगर हम किसी जगह को निर्धारित करके हम उसके पॉपुलेशन को बेस्ड करके हम वहाँ पर अपना काम करने जा रहे हैं, तो उस जगह के लिए निर्धारित उस जगह को जो हम निर्धारित किए हैं उस जगह के लिए हम जो स्थिति बनाए हैं, हम जो कंडीशन में उस जगह को हम सेलेक्ट करके उस जगह के लिए जो हम निरीक्षण करने जा रहे हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो या फिर किसी निरीक्षण या किसी घटना का है, ये सारी बातें जो है वो हम उस पूरे जगह के लिए या पूरे बातों के लिए हम उस जो हम प्रयोग के द्वारा न्यूमेरिकल डाटा निकाले जा रहे हैं, इसको हम पॉपुलेशन कह रहे हैं। दूसरी बात है सैंपल, प्रतिदर्श जिसको कहते हैं। जब हम पूरे जगह का हम सेलेक्ट कर लिए कि किसी जगह के लिए हम प्रयोग करते हैं और उसको जब हम प्रयोग करके आसानी से उसके नंबर को नहीं निकाल पाते तो हम कुछ 2-4 जगह या उस नंबर के अनुसार से कोई 10% पार्ट को चुन लेते हैं और उसके अनुसार से रैंडमली हम वो जगह सेलेक्ट करते हैं कि हमें उस जगह के लिए क्या करना है। तो वहाँ पर के लिए हम काम करते हैं और उसके लिए जो हम काम करते हैं वो सेलेक्शन करते हैं। हम उस 10% की जगह को सेलेक्ट करते हैं और उसको राउंड करते हैं और केवल वो उसी जगह के लिए उसी पोर्शन के लिए हम काम करते हैं। मान लिया जाए अगर कोई बड़ा सा जगह है और उस जगह के लिए हम उस जगह के लिए हम ये करते हैं कि हम उस जगह के लिए हम निर्धारित करते हैं कि किस किस जगह को हम अपने पॉपुलेशन के लिए हम वहाँ से अपने डाटा को कलेक्ट करेंगे और उस जगहों से जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उस तरह तो हम उस सेलेक्टेड जगह को ही सैंपल कहते हैं। यहाँ तक तो बात आई कि सांख्यिकी के प्रकार में जो कि 2 तरीके से प्रकार होते हैं, कार्य के आधार पे और डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे। अब हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सांख्यिकी के आधार पे उसके महत्व और उसका उपयोग शैक्षिक सांख्यिकी का क्या है। अगर हम देखें तो आज के समय में जो मानव है उसका काम जो है वो संख्याओं के रूप में जुड़ गया है, या फिर कह सकते हैं कि मानव जो है अपने जीवन को संख्याओं के अंदर सीमित कर लिया है। चाहे वो अपने जीवन के किसी भी पोर्शन में हो, वो अपने दैनिक दिनचर्या में हो, वो कितने बजे सुबह उठता है, कितने बजे अपने सारे काम करते हैं, दिन भर के कामों के लिए वो अपना समय निर्धारित करके रखा है। अगर हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं ये संख्याओं पर आधारित है। उसके कामों में, उसके ज़िंदगी में, पैसों के हिसाब किताब में, अपने दैनिक दिनचर्या के काम में, सब्जी खरीदने जा रहा है उसके काम में, अनेकों काम में वो संख्यात्मक माप की आवश्यकता उसके जीवन में चलते रहता है। अगर सांख्यिकी को उस टर्म एंड कंडीशन में जोड़े तो मनुष्य का जीवन जो है सामान्य अर्थ में सांख्यिकी से जुड़ा हुआ है।
बहुत सारे विद्वान जो है सांख्यिकी को इस रूप में देखते हैं। क्रॉक्सटन और काउडन वो ये कहते हैं कि आज हमारे प्रयास का शायद ही कोई एक ऐसा पहलू है जो सांख्यिकी के विधियों को कभी न कभी उपयोगी नहीं पाता हूँ। टुडे देयर इज हार्डली ए फेस ऑफ endeavor which does not find a statistical device at least occasionally useful। वाकर ये कहते हैं कि एक आश्चर्यजनक सीमा तक हमारी संस्कृति सांख्यिकीय संस्कृति बनी हुई है। टू वेरी स्ट्राइकिंग एक्सटेंड आवर कल्चर हैज़ बिकम ए स्टैटिकल कल्चर। यहाँ पे जो सांख्यिकीय रीति रिवाज है, उसका ज्ञान है, वो मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, या फिर कह सकते हैं साइकोलॉजिकल, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिकल साइंस विज्ञान जैसे विषयों का प्रारंभिक सिद्धांतों को समझना संभव यहाँ पे नहीं है। लगभग अगर हम देखें तो प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक बातों में अगर इस सिद्धांत को हम यूज़ कर रहे हैं तो अपने जितने भी विज्ञान हैं उसको डेवलप करने के लिए हम कभी ना कभी सांख्यिकी के टर्म एंड कंडीशन का यूज़ करते हैं। अगर हम अभी के समय में देखें तो जितने भी वैज्ञानिक हैं, इकोनॉमिक्स्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी एग्रीकल्चर में से जुड़े हुए लोग हैं, किसान हैं, जितने डॉक्टर हैं, वकील हैं, सभी इस सांख्यिकी से पूरे तरीके से अपने लाइफ को डिपेंड किए हुए हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये पूरे के पूरे लोग जो हैं सांख्यिकी को अपने अनुसार से चलाते हुए काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो भी कंडीशन चल रही है लोगों का, ये लोग मजबूर हैं कि अपने लाइफ को स्टैटिस्टिक्स के बेस में लेकर के चलाएं। अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे लाइफ में, सोशल लाइफ में बड़े ही आराम से दिख रहे हैं, वो वही केवल इसमें बेस्ड है। जो भी अगर हम देखें तो कला के क्षेत्र से भी जुड़े लोग सांख्यिकी में जुड़े हुए हैं, सांख्यिकी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लाइफ से। जैसे कि कोई संगीतकार हो, कोई अभिनेता हो, हीरोज़ हों, फिल्मों में काम करने वाले लोग हैं, नॉवेलिस्ट हों, उपन्यास लिखने वाले लोग हैं, ये सभी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ अपने अपने कामों के अनुसार से अपने लिए लाभ उठाने के लिए करते हैं। अगर हम सोशल साइंस में देखें तो स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस जो है वो क्रॉक्सटन और काउडन इस प्रकार से बताते हैं कि सांख्यिकी के पर्याप्त ज्ञान के अभाव में सामाजिक विज्ञानों का अनुसंधान करता प्रायः एक ऐसे अंधे व्यक्ति के समान है जो बंद कमरे में उस काली बिल्ली को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो वहाँ है ही नहीं। Without an adequate understanding of statistics, the investigator in the social science may frequently it like a blind groping in a dark closet room for a black cat that is not there। इसका मतलब ये है कि काउडन और क्रॉक्सटन ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने लाइफ में स्टैटिस्टिक्स को अगर इस्तेमाल नहीं कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि अगर अनुसंधान करता, अगर स्टैटिस्टिक्स को का इस्तेमाल किए बगैर अनुसंधान कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो वो स्टैटिस्टिक्स जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह से काम कर रहा है कि वो अपने आप को किसी न किसी तरीके से भूल भुलैया में डाला हुआ, जहाँ से वो कभी नहीं निकलने वाला है, और वो अपना काम
ढंग से नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आज के समय में स्टैटिस्टिक्स जो है इसका उपयोगिता का क्षेत्र या इसकी उपयोगिता, स्टैटिस्टिक्स की उपयोगिता इतना बढ़ गया है या इतने विस्तार हो गया है कि हम जानबूझ करके और बहुत बार अनजाने में हम स्टैटिस्टिक्स के टर्म एंड कंडीशन एंड कॉन्सेप्ट का उपयोग करते रहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए एक न्यूली मम्मी पापा हैं, एक नए बच्चे के माता पिता हैं और उनके पास उनका बच्चा है जिनके बारे में या चाइल्ड ग्रोथ के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से उनको नहीं पता है, तो वो डेली रूटीन में अपने बच्चे के हर दिन के कार्यकलाप को जानने के लिए उत्साहित रहेंगे कि आज उसने क्या किया है, कल उसने क्या किया, परसों उसने क्या किया और इसमें कौन कौन सी वेरिएशन चल रही हैं। अगर देखें तो हम जनरली शुरू में माता पिता रोज के उसके वेट बढ़ने में या साप्ताहिक वेट बढ़ने में डिपेंड करते हैं कि हर सप्ताह बच्चे का वज़न किस तरह से डेवलप कर रहा है, उसके खाने पीने का असर उसके वज़न पे किस तरह से हो रहा है, इस पे वो लोग बहुत ही ज़्यादा मार्क करते हैं, बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे माता पिता जो है उसके एवरेज हाइट डेवलपमेंट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा क्योर रहते हैं कि किस तरह से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि माता पिता अपने बच्चे के स्वास्थ्य को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा जानने के कोशिश में रहते हैं। ऐसे ही जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते रहता है, माता पिता हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि उसके बच्चे का विकास जो है सामान्य बच्चे के समान हुआ कि नहीं हुआ, बच्चे का विकास जो है आदर्श बच्चे के भांति हो रहा है या तो नहीं हो रहा है। सांख्यिकी विज्ञान जो है स्टैटिस्टिक्स, इसमें हमेशा काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। स्टैटिस्टिक्स को अगर हम देखें तो बहुत बार अनेक तरीके से भी देखा जा रहा है। अगर हम देखें तो मार्शल के अनुसार से सांख्यिकी सामग्री वह उपकरण है जिससे मुझे अन्य शास्त्रियों की भांति ईंटें बनानी हैं। स्टैटिस्टिक्स आर द स्ट्रो कट of which I like every other economist have mistakes bricks। चौथा बाउली के अनुसार से सांख्यिकी का ज्ञान किसी विदेशी भाषा या बीज गणित के ज्ञान के समान है। इसका उपयोग किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय हो सकता है। A knowledge of statistics is like a knowledge of foreign language or a algebra. It may prove of use at any time, any circumstance। यहाँ पे जो ये दोनों कह रहे हैं, ये स्टैटिस्टिक्स को एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में ले रहे हैं जो कि हर किसी के काम में आता है अपने कामों को बनाने के लिए। यहाँ पे अगर हम आज के समय में देखें तो स्टैटिस्टिक्स इतना विशाल है, या फिर कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स साइंस इनका एरिया जो है इतना विशाल है, इतना बढ़ गया है और इसका इम्पोर्टेंस इतना बढ़ गया है कि आज के समय में अगर हम इसको देखें तो ये सरकारी क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, बैंक में, बीमा कंपनी के लिए, रेलवे कंपनी के लिए, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए, अनुवंश या फिर कह सकते हैं अनुवांशिकी के लिए, या फिर कह सकते हैं जिसको जेनेटिक्स साइंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, सामाजिक अनुसंधान में, ये सब में दिन पर दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर हम इसको संक्षेप में देखें तो इसका जो अध्ययन है वो इस प्रकार से है। उपयोगिता के आधार पे अगर हम इसको देखें तो इसको बहुत सारे ब्रांच में हम इसको देख सकते हैं, जैसे राज्य या सार्वजनिक संस्थाओं के लिए, प्रबंध या फिर व्यवस्था के लिए, वाणिज्य व्यापार या उपयोग के लिए, बैंक, बीमा कंपनी एवं रेलवे प्रशासन के लिए, शिक्षा एवं मनोविज्ञान के लिए और चिकित्सा विज्ञान के लिए।
तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि राज्य या सार्वजनिक स्थान में किस तरह से प्रशासन वाले लोग इसका उपयोग, सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। प्रशासन में जो सांख्यिकी सामग्री का उपयोग हो रहा है, ठीक है, वो बहुत ही पुराने ज़माने से हो रहा है। सांख्यिकी के जो अभाव में प्रशासन का सफल होना एक कह सकते हैं कि एक कोरी कल्पना के समान है, एक नीट ब्लैंक सोच के समान है। यहाँ पे जो काम हो रहा है, यहाँ पे जो क्रियाएं चल रही हैं, ये उस रूप में बेस्ड है जिसमें काम करना होता है। यहाँ पे सांख्यिकी के अभाव में, सांख्यिकी अगर यूज़ ना करे सार्वजनिक संस्थाओं में, सरकारी कामों में, तो यहाँ पे जो प्रशासनिक कार्य चल रहे हैं उसको सफल होना या उसका वो जिस तरह से काम करने का सोच के रखा है उसका सफल होना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे जो सांख्यिकी है वो इस बात पे बेस्ड कर रहा है कि राज्य के लिए जितने भी राज्य की उन्नति है, सरकारी उन्नति के लिए या देश की उन्नति के लिए जितने भी योजनाएं बनाए गए हैं या वो योजनाएं जो हैं वो किस तरह से फुलफिलमेंट हो, किस तरह से अपना पूरा काम को कर दे, इस बात को देखने के लिए यहाँ पे काम चल रहा है। जैसे कि अगर कोई योजना है उसके निर्माण काम के लिए, राज्य भाषा के काम करने के लिए या विभिन्न अनेकों प्रकार के कानूनों के निर्माण के लिए, अनेकों प्रकार के काम के लिए, उसमें कानूनों के निर्माण और उसका मत जानने के लिए, बजट बनाने के लिए, सारे कामों के लिए सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स डाटा को एकत्रित करने की ज़रूरत होती है। अगर हम कहें तो बिना डाटा के कोई भी इकोनॉमिकल नियोजन या प्लानिंग नहीं बना सकते हैं। और अगर हम उसका प्लानिंग नहीं बना सकते हैं तो हम कोई भी काम उस तरह से नहीं कर सकते हैं जिस तरह से वो काम को सुव्यवस्थित रूप में करना चाहिए। दूसरी बात है प्रबंध की व्यवस्था करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए। बहुत बार अगर हम देखें तो जहाँ पर भी काम किए होता है, काम हो रहा होता है, मालिक और मजदूर के बीच एक संबंध होता है उस काम को लेकर के। उस संबंध में कभी भी ऊंचाई और नीचाई हो सकती है। कोई मज़दूर ज़्यादा काम करता है, कोई मज़दूर कम काम करता है, उसके अनुसार से उसका वेजेस कम मिलता है, अधिक मिलता है। पर दिन के अनुसार से हर मज़दूर को वेजेस मिलता है। बहुत बार जो मालिक हैं वो भी इसमें हेरा फेरी करते हैं। लेकिन स्टैटिकली जब मालिक और मज़दूर इसे सांख्यिकी रूप में अपने हर दिन के दिनचर्या को मेंटेन करता है तो इस तरह से उन दोनों के संबंध में जो आने वाले खटास होते हैं, बुराइयां हो जाती हैं, उसमें ये खटास और बुराइयां आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रह जाती है। और साथ ही साथ काम में एफिशिएंसी बनी रहती है, मधुरता बनी रहती है। और अगर हम देखें तो इस तरीके से एक नए टर्म एंड कंडीशन को लोग अपना पाते हैं और इस नई तकनीक से सफलता की गारंटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सफलता की जांच यहाँ पे जो है वो सांख्यिकी आंकड़ों के द्वारा, डाटा के द्वारा हो जाता है। अब अगर हम तीसरी बात देखें तो वो है व्यापार में, वाणिज्य में और उद्योग में। यहाँ पे प्रत्येक उत्पादक या जो भी व्यापारी है अपने माल को, अपने जो सामान है उसको जनता की रुचि और फैशन के अनुसार से या फैशन में होने वाले परिवर्तन के अनुसार से जितने भी कच्चे माल हैं उसको खरीदना और उस उत्पादन का मांग है जिस तरह का, उसमें उसको फिट करके, उसको बना करके बाज़ार में बेचना, ये सारे संबंध जो हैं एक दूसरे से गणितीय हिसाब किताब में बने हुए हैं। और अगर हम इसे गणितीय हिसाब किताब में अगर देखें तो ये
पूरी तरीके से स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे जो भी उत्पादन है और विक्रय है ये पूरी तरीके से स्टैटिस्टिक्स में डिपेंड है, और पूरे व्यापार और वाणिज्य और उद्योग इसी पूरे स्टैटिस्टिक्स में, लाभ और हानि के स्टैटिस्टिक्स में फंसा हुआ है और उसी के अनुसार से काम कर रहा है। अगर हम बेडिंगटन के अनुसार से देखें तो एक सफल व्यापारी वो है जिसका अनुमान यथार्थ से निकट निकट का हो। मतलब अगर वो कोई भी सामान खरीद रहा है अपने उत्पादन को करने के लिए, तो वो खरीदने में जितना लागत लगा रहा है, ये माना जा सकता है कि उसे पहले से ज्ञात है होना चाहिए कि वो जितना लागत लगा रहा है लाभ उससे अधिक ही होगा, तभी वो उसमें अपना लागत लगाता है। चौथी बात आती है बैंक के लिए, बीमा कंपनी के लिए और रेलवे प्रशासन के लिए। बैंक, बीमा और रेलवे कंपनी अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन करके अपने कार्यों में सफलतापूर्वक परिवर्तन लाती हैं। अगर हम पुराने कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो बैंक मैनेजर जितने भी हैं उनको इस बात का ज्ञान होता है कि कब कब और किस किस समय कितने मुद्रा या कितने द्रव्य की मांग होगी, कितने करेंसी की मांग होगी, और कितने अधिक और कितने कम, कब और कैसे कैसे होगा। यही बात रेलवे प्रशासन में भी आती है। ये जो रेलवे प्रशासन में जितने भी स्टैटिस्टिक्स टर्म एंड कंडीशन को निश्चित कराया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि किस समय में किन किन मांगों पे और किस किस मार्ग पे कितनी संख्या में गाड़ियां बढ़ाई और घटाई जाए, ताकि रेलवे कंपनी को घाटा का संबंध या घाटा ना हो। ये सुविधा यात्रियों के लिए प्रबंध कराई जाती है कि यात्री भी सुविधाजनक रहे और रेलवे कंपनी को भी घाटा नहीं हो। और इसमें ये भी तय किया जाता है कि कितनी टिकट पे कब रियायत और कितने टिकट पे कब उसमें कीमत बढ़ा दी जाए, ताकि उसका भार यात्रियों पे भी ना लगे और उसका भार रेलवे कंपनी पे भी ना लगे। पांचवी बात देखें तो शिक्षा और मनोविज्ञान में स्टैटिस्टिक्स का उपयोग होता है। यहाँ पे जब भी शिक्षक पढ़ा रहा होता है तो वो बच्चों की रुचि, बुद्धि और उसकी योग्यता, उसकी प्रगति, ये सारी बातों को देखते हुए वो सांख्यिकीय रीति रिवाज को बना रहा है। यहाँ पे जो सांख्यिकीय रीति रिवाज है वो इसलिए है कि ताकि वो अपने जितने भी काम कर रहा है उसका सफलता वो सांख्यिकीय रीति रिवाजों के अनुसार से कर ले। यहाँ पे जितने भी काम करने वाले हैं वो देखें तो यहाँ पे जितने भी बातें आ रही हैं वो इस बात के लिए आ रहे हैं कि जो भी काम बच्चों के लिए हो रहा है वो बढ़ोतरी के रूप में हो। जब बढ़ोतरी के रूप में ये काम हो रही है तो ये देखा जाता है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार और उसके प्रभाव के अध्ययन के अनुसार से किया जा रहा है। अगर हम इसको देखें चिकित्सा विज्ञान के रूप में तो यहाँ पे रोज नई नई औषधि का खोज, रोग का कारण और उसकी रोकथाम के उपाय और उसकी सफलता और उसका अध्ययन सांख्यिकीय रीतियों से किया जा रहा है। यहाँ तक कि जितने भी लोग हैं वो इस बात पे लगे हुए हैं कि जितने भी सौदे हो रहे हैं वो भविष्य में उत्पादन और मूल्य की लागत लगा के हो रहा है। ये सारी बातें जो हैं वो सांख्यिकी के उपयोग के रूप में हैं। अब हम आते हैं कि सांख्यिकी के इतने उपयोग के बाद सांख्यिकी कहाँ कहाँ हम इसमें बाधाएं हैं या इसमें सीमाएं हैं, इसके लिमिट्स क्या हैं, टर्म एंड कंडीशन क्या है। अगर हम देखें तो संख्यात्मक
प्रदत्त जो है क्वांटिटेटिव डाटा जो है उसके स्टडी करने के बाद सांख्यिकी जो है संख्यात्मक मूल्यों का विज्ञान है और इसमें क्वालिटी जैसी विशेषताएं, उसके गुणों की विशेषताएं जैसे सौंदर्य क्या है, बुद्धि, स्वास्थ्य, इन सभी बातों का भी अध्ययन हम तभी कर सकते हैं जब हम इसमें रेटिंग स्केल जैसे बातों को उपयोग में लाएं और उसके टर्म एंड कंडीशन को उस रेटिंग स्केल से हम जांच कर लें। यहाँ पे जो जांच है वो उस जांच के अनुसार से उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात है, सांख्यिकी व्यक्ति का अध्ययन नहीं करती है। सांख्यिकी जो है व्यक्ति के वर्गों का समूह का अध्ययन नहीं कर सकती। जैसे कि अगर मान लिया जाए किसी समूह में लोगों का जो वेट लिमिट है वो 20 kg है और जितने समूह हैं सभी लोगों का औसत अगर हम वेट निकालें तो 20 kg के हिसाब से आ रहा है। यहाँ पे जब हम इसको देखेंगे तो हम इस प्रोसीजर को हम ये नहीं कर सकते कि सभी व्यक्तियों का वेट जो है 20 किलो है। यहाँ पे जो भी हम निकाले हैं वो औसत के रूप में निकाले हैं। तो हम स्टैटिस्टिक्स को हम व्यक्ति के अध्ययन में उपयोग नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है, सांख्यिकी नियम जो है वो पूर्णतया सही नहीं है। स्टैटिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। गणित और भौतिक विज्ञान की तरह इसमें जितने भी नियम हैं, स्टैटिस्टिक्स में जितने भी नियम हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे परिणाम जो हैं वो संभावित या आकलन के आधार पे एक्सप्लेन किए जाते हैं। चौथी बात है, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकीय विधियों का अनुचित उपयोग। साइंटिफिक मेथड्स आर लायबल टू बी मिस्ड। सांख्यिकीय विश्लेषण यदि उचित प्रकार से नहीं किया जाता है तो उसका परिणाम सही प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पे जो भी स्टैटिस्टिक्स है वो सही रूप में नहीं आता है। यहाँ स्टैटिस्टिक्स का उचित जब चुनाव नहीं होता है तब भी स्टैटिस्टिक्स के विधियों और उसके प्राप्त के निष्कर्ष जो हैं वो विश्वसनीय नहीं होते हैं। जो भी हमारे पास पॉपुलेशन होती है या जो भी हमारे पास सैंपल होती हैं, पॉपुलेशन के अनुसार से सैंपल का बहुत बार फॉलो नहीं करने के कारण जो पॉपुलेशन है उसका जो सैंपल रैंडमली चूज़ किया गया है, बहुत बार वो सैंपल उस पॉपुलेशन को फॉलो नहीं करता है और जो हमारा डाटा जो है उसमें मिस्टेक हो जाता है। तो हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि जो हमारा सैंपल है वो पॉपुलेशन को फॉलो करता हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी हम आज स्टैटिस्टिक्स के बारे में देख रहे हैं वो इस रूप में देख रहे हैं कि ये जो डाटा जो है वो किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार से नहीं चल रहा है। अगर हम इस डाटा को देखें तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है और अगर इसका यूज़ जो है वो अगर ढंग से नहीं किया जाए तो वो हमारे लिए हानि है, वो हमारे लिए कोई भी फ़ायदेमंद की स्थिति में नहीं रखेगा। अगर डाटा को देखा जाए या आंकड़ों को देखा जाए तो ये जो डाटा हमारे पास आ रहे हैं वो बहुत सारे आ रहे हैं डाटा, और इसलिए हम इसे आंकड़े कहते हैं। और ये आंकड़ा और डाटा जो है वो साधारण शब्द में किसी तरह का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। अगर इन्फॉर्मेशन को स्रोत या कुछ और भी विधि के रूप में कह सकते हैं, किसी भी स्रोत या विधि को का कुछ ना कुछ विधि होता है, किसी भी स्रोत या काम का कुछ ना कुछ विधि होता है। अगर हम उस स्रोत या विधि के द्वारा
जो भी हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं उसको हम सीधे तौर पे डाटा कह सकते हैं। यहाँ पे रेबर और रेबर कहते हैं कि आंकड़े या आंकड़े या डाटा को किसी प्रयोग या अध्ययन में प्राप्त प्रमाण या तथ्यों के समूह को प्रदत्त या आंकड़े कहते हैं। डाटा refers to the body of evidence or facts gathered in an experiment or study। आंकड़ों के प्रकार को अगर हम उस रूप में देखें तो हमारे पास जो आंकड़े आते हैं वो प्राइमरी डाटा है और दूसरा सेकेंडरी डाटा है। प्राथमिक डाटा और प्राथमिक प्रदत्त और दूसरा द्वितीय प्रदत्त। प्राथमिक डाटा जो है, प्राइमरी डाटा जो है, वो अनुसंधानकर्ता या स्वयं वो अनुसंधानकर्ता उस डाटा को कलेक्ट करता है और प्राथमिक रीति में या फिर फर्स्ट टर्म में वो उस डाटा को यूज़ करता है। तो यहाँ पे जो अनुसंधान किया हुआ रहता है, जो भी अनुसंधान करता रहता है, वो उस सामग्री को प्रयोग में नहीं लाता है या उस सामग्री अनुसंधान करता उस कलेक्ट किए हुए सामग्री को प्रयोग में नहीं लाता है। दूसरी बात में यह होता है कि जब वही सामग्री को अनुसंधान करता जब उसको प्रयोग में नहीं लाता है, लेकिन किसी अनुसंधानकर्ता के द्वारा उसी जमा किए हुए आंकड़े को लेकर के आता है और यूज़ करने लगता है। तो यहाँ पे जो वो यूज़ कर रहा होता है, तो यूज़ करने के लिए जो डाटा का इस्तेमाल करता है, यूज़ करने के लिए जिस तरह से उसको प्रयोग लाता है, तो इसको अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे कि भारत में राष्ट्रीय आय के लिए जो आंकड़े हैं वो बहुत तरीक़ों से उसके पास आती हैं, बहुत सारे जगहों से आती हैं और बहुत सारी संस्थाओं से आती हैं और ये उस अनुसंधानकर्ता के लिए हम इसको कह सकते हैं कि वो उसके लिए प्राथमिक सामग्री है। दूसरी बात, उसी सामग्री का प्रयोग अगर उस अनुसंधानकर्ता को छोड़ करके या फिर कह सकते हैं कि कोई दूसरा अनुसंधानकर्ता उस आंकड़ों का उपयोग करता है तो वो उसके लिए द्वितीय सामग्री या सेकेंडरी डाटा कहलाता है। इसी प्रकार से जो जनगणना है, पॉपुलेशन के लिए आंकड़े हैं, सरकार के लिए तो वो प्राथमिक आंकड़े हैं, लेकिन अगर वही आंकड़ा अगर कोई व्यक्ति उसको अपने अनुसंधान के लिए यूज़ कर रहा होता है तो वही सामग्री उसके लिए द्वितीय आंकड़े या द्वितीय सामग्री बन जाते हैं। यहाँ पे उन व्यक्तियों के लिए सामग्री को वो जब स्वयं इकट्ठा नहीं किया रहता है तो वो उस व्यक्ति के लिए, उस अनुसंधानकर्ता के लिए वो सामग्री जो है वो द्वितीय सामग्री का हो जाता है। अगर हम इसी को वर्गीकरण करके देखें, आंकड़ों का क्लासिफिकेशन करके देखें, तो बड़े ही अलग अलग तरीके पे उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हमारे पास जिस तरह से आंकड़े आते हैं उसको एक सीरीज़ में हम उसको कैलकुलेट करके रखते हैं और उसको हम रॉ डाटा कहते हैं। ये जो रॉ डाटा है वो इसको हम कच्चे आंकड़े भी कह सकते हैं। मान लिया जाए कि हम किसी क्लास में किसी सब्जेक्ट के लिए टेस्ट लिए हैं और उस टेस्ट से हमें नंबर प्राप्त हुए हैं और इस नंबर को सही रूप में समझने के लिए जो हमारे पास जो नंबर आए हैं उसको सभी को नंबर को एक जगह रख करके हम उसका अध्ययन करेंगे, उसको देखेंगे और हम कंपैरिजन करेंगे एक नंबर से दूसरे नंबर को और उनके लिए हम बहुत सारे नामों को रखेंगे। हर नंबर को हम बहुत सारे तरीक़ों से या बहुत सारे उद्देश्यों से हम उसको देखेंगे और उसके अनुसार से हम उसको डिवाइड करेंगे और इस तरह से जितने भी आंकड़े हमारे पास आएंगे
हमारे पास जितने भी विभाजित किए हुए अलग अलग ग्रुप में जब हम उस आंकड़ों को डाल करके हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमारे पास ये जितने भी आंकड़े हैं एक दूसरे को कंपैरिजन करते हुए दिखाई देंगे। और इस आंकड़ों को हम क्रियाओं के को ही इस आंकड़ों के डिस्ट्रीब्यूशन को ही या फिर क्लासिफिकेशन को ही यहाँ पे वर्गीकरण या सारणीकरण कह रहे हैं। यहाँ पे जब आंकड़ों का वर्गीकरण करना होता है तो बड़े ही अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया जाता है, जैसे कि भौगोलिक आधार पे, समय के अनुसार पे, गुणात्मक आधार पे, संख्यात्मक आधार पे। अगर हम भौगोलिक आधार पे देखें, ज्योग्राफिकल बेस्ड पे देखें, तो यहाँ पे जब हम आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान या क्षेत्र के आधार पे करते हैं तो उसको हम लोग भौगोलिक आधार पे कर रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए किस राज्य का कितना उत्पादन हो रहा है, तो आंध्र प्रदेश का कितना उत्पादन हुआ, बिहार का कितना उत्पादन हुआ, हरियाणा का कितना उत्पादन हुआ, पंजाब, उत्तर प्रदेश। और इन राज्यों में उत्पादन की संख्या में कितनी बढ़ोतरी किस टर्म में हो रही है और कितने टर्म में नहीं हो रही है, हर राज्य का एक दूसरे से कंपैरिजन के रूप में आसानी से दिख जाता है। दूसरा चीज़ है समय अनुसार, क्रोनोलॉजिकल। यदि आंकड़ों को घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष के आधार पे हम वर्गीकरण करें तो उसे समय का वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कि अलग अलग सालों में भारत की जनसंख्या अलग अलग है। ये जब हम अलग अलग सालों में देखते हैं तो हमें बड़े ही स्पष्ट रूप में बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में दिखाई पड़ता है। और उसकी छोटी छोटी बातों को देखने पे ये भी पता चल जाता है कि वो बढ़ क्यों रहा है और घट क्यों रहा है। तीसरा बात है गुणात्मक आधार पे, क्वालिटेटिव बेस्ड पे। जब आंकड़ों को वर्गीकरण उसकी विशेषताओं और उसके गुणों के आधार पे हम करते हैं और उसको उसके गुणों और उसके विशेषताओं के आधार पे वर्गीकरण भी करते हैं, तो ऐसे वर्गीकरण को, ऐसे वर्णन को हम गुणात्मक वर्गीकरण का आधार कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से काम हो रहा है। अगर हम इसको देखें तो हम बड़े ही स्पष्ट रूप में देख सकते हैं कि किस तरह से काम हुआ है। अगर हम उपस्थिति के अनुसार से देखें कि कितने जनसंख्या है, कितने गुण हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं, देश में लिंग का क्या व्यवस्था है, कितने पुरुष हैं, कितने स्त्री हैं, कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं, ये सारे गुणों की चर्चा इस गुणात्मक आधार पर जब हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं सांख्यिकी के लिए, तो हमें उस आधार पे हम हर गुण को देख पाते हैं। चौथा बात है संख्यात्मक आधार पे, क्वांटिटेटिव बेस्ड पे। यदि ऐसे तथ्य को प्रत्यक्ष रूप में हम माप सकें, जैसे कितने नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, उनकी ऊंचाई क्या है, भार क्या है, एज क्या है, कितना खर्च कर रहे हैं, ये सारे तथ्य या वेरिएबल्स वैल्यू कहे जाते हैं। या अगर हम इन तथ्यों को, इस कॉन्सेप्ट को वर्गों में रखें तो इसको हम संख्यात्मक वर्गांतरण कहें। जैसे कि मान लिया जाए अगर कोई बच्चा क्लास के बच्चों के पासिंग रेट को देख रहे हैं कि कौन बच्चा कितने तक आ रहा है, तो हम उसको बड़े ही अच्छे तरीके से बांट सकते हैं। जैसे कि कौन बच्चा कितना नंबर लाया, अगर 10 नंबर का बच्चा है तो 10 नंबर, 10 से 5, 5 से 10 तक कितने, 10 से 15 कितने, 15 से 20 कितने, ऐसे करके इंक्रीजिंग रो में देखेंगे और उसी अनुसार से हर वर्ग में विभाजित करते जाएंगे। तब हमें पता चलेगा कितने बच्चे हाईएस्ट हैं और कितने बच्चे एवरेज हैं, कितने लोवेस्ट हैं, कितने बच्चों का नंबर कितना आया है, इतने बच्चे कितने नंबर के बच्चे हैं। इस तरह के विभाजन को सांख्यिकी विभाजन कहते हैं।
तो आज हम लोगों ने बहुत सारी बातों को देखा। सबसे पहली बात कि सांख्यिकी के कार्य पद्धति और वो कहाँ कहाँ सांख्यिकी का उपयोग होता है, शैक्षिक क्षेत्र में सांख्यिकी का उपयोग कैसे होता है, इसके लिमिटेशन क्या है, और जो हमारे पास डाटा आ रहे हैं वो डाटा किस तरह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।